स्वर्ग सी वीरों की गाथा गाती है। हिंदुस्तान के लिए शहीद हुए उनके गीत सुनाती है। बैर नहीं हमें किसी से, सबसे भाईचारा है। इस धरती माँ के लिए जान न्यौछावर कर देंगे, ऐसा अपना नारा है। गर्व है हमें इस धरती पर जहाँ पर हमने जन्म लिया। मर मिटेंगे तेरे लिए, ऐसा हमने प्रण किया। ऐसी पवित्र धरती को बारंबार नमन है। कितना सोना कितना प्यारा, देखो अपना वतन है। सुप्रभात। आदरणीय मुख्य अतिथि कर्नल राहुल भार्गव जी, प्राचार्य श्रीमती रीटा पी तनेजा महोदया, उप प्राचार्य श्री रविदत्त जी महोदय, प्रधान अध्यापिका अंजना स्वामी महोदया, डॉक्टर नवीता चंदक महोदया, संध्या सिंघी महोदया, अध्यापक गण और प्यारे दोस्तों को मेरा सादर नमन। कक्षा 6ठी से 8वीं तक के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत हमारी विशेष सभा का विषय है कारगिल विजय दिवस। आज हम सभी कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने हेतु एकत्रित हुए हैं। कोई भी शुभ कार्य करने हेतु हम सदैव ईश्वर के आगे नतमस्तक होकर उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं, ताकि हमारा वह कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो। उसी प्रकार आज भी हम सर्वप्रथम अपने ईश्वर के वंदन से अपनी सभा की शुरुआत करते हैं।
इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं अपने सहपाठी माधवेंद्र सिंह को हिंदी समाचार हेतु बुलाना चाहता हूँ। सुप्रभात, मैं माधवेंद्र सिंह चौधरी आपके समक्ष आज के मुख्य समाचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय समाचार। अफगानिस्तान एयरबेस पर अमेरिकी सैनिक महंगा कबाड़ छोड़ गए। अफगानियों ने मचाई लूटपाट, दुकानें खोल बेचने लगे। दूतावास से भारतीयों को वापस बुलाने की तैयारी। अब राष्ट्रीय समाचार। पिछले 7 दिन में टीके 32% कम लगे। इस माह में टीकाकरण की रफ्तार बढ़ने की उम्मीद भी कम। बुधवार शाम 6 बजे मंत्रिमंडल में 43 नए मंत्रियों ने शपथ ली। अब कुछ खेल समाचार। मिताली बनी दुनिया की नंबर 1 बल्लेबाज। इंग्लैंड टीम के सदस्य संक्रमित। पाक सीरीज के लिए चुनी नई टीम। आज का तापमान इस प्रकार है। अधिकतम 68 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। अब मैं मेरे मित्र हिमांशु भारद्वाज को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे आकर संस्कृत में समाचार प्रस्तुत करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। सर्वेभ्यः सादरं प्रणामाः। अहं हिमांशु भारद्वाजः प्रस्तुतो अस्मि। भवतां समक्षे अद्यतनीयाः वार्ताः स्वीकृत्य CBSE केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इति संस्थानेन अस्य सत्रस्य नूतना मूल्यांकन प्रक्रिया घोषिता। कोरोना इति महारोगस्य प्रसारणे इदानीं न्यूनता दृश्यते, परञ्च समाप्तं नास्ति, अतः सावधानी अपेक्षिता। केंद्रीय सर्वकारेण युवानां कृते निःशुल्केन कोरोना टीका इत्यस्य घोषणा कृता। केंद्रीय मंत्रिमंडले विस्तारः संजातः। नूतनैः 43 मंत्रिभिः शपथ गृहीता। धन्यवादः। सर्वेषां शुभं भूयात्। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जिया राव को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वह आकर कारगिल युद्ध पर अपने विचार हमारे सामने प्रस्तुत करें। जान तो कर दी हमने वतन के नाम पर, शान तो कर दी हमने वतन के नाम पर। पाई है आजादी हमने, पाई है आजादी हमने। हमारा वतन तो लाखों में एक है, आन भी कर दी हमने वतन के नाम पर। सुप्रभात, मैं जिया राव कक्षा 8वीं ई की छात्रा आपके समक्ष 26 जुलाई को मनाए जाने वाले कारगिल दिवस पर अपने विचार प्रकट करने जा रही हूँ। इस दिन न तो स्वतंत्रता दिवस है और न ही गणतंत्र दिवस है। 2 अक्टूबर भी तो नहीं है। फिर भी यह 26 जुलाई की तिथि हम भारतीयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस उन शहीदों को श्रद्धांजलि है जो देश की आन बान और शान के प्रति कारगिल की दुर्गम पहाड़ियों की सुरक्षा करते हुए शहीद होकर भी भारत का मस्तक ऊंचा कर गए। साथियों, यह दिन उन शहीदों के नाम है जो जय हिंद का जय घोष करते हुए चिर निद्रा की गोद में सो गए थे। आप सभी को यह बताते चलें कि 26 जुलाई 1999 के दिन ही हिंदुस्तानी सैनिकों ने अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कारगिल की चोटियों को दुश्मन से मुक्त कराया था। हमारे देश भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में आज से 22 वर्ष पहले भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा से लगी कारगिल की अति उन्नत पहाड़ियों पर कब्जा जमाए हुए आतंकियों और पाकिस्तानी सैनिकों को पहाड़ियों से मार भगाया था। पाकिस्तान के खिलाफ यह पूरा युद्ध ही था जिसमें दुश्मन सेना को धूल चटाते हुए हमारे लगभग 600 वीर सपूत वीर गति को प्राप्त हुए। कारगिल युद्ध, जो कि कारगिल संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 के मई माह में कश्मीर के कारगिल जिले से प्रारंभ हुआ, जो कि पूरे 2 महीने चला। हमारे देश के वीर जवानों का कोई सानी नहीं। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम, अर्थात
या तो युद्ध में बलिदान देकर स्वर्ग को प्राप्त करेगा या फिर विजयी होकर पृथ्वी पर राज भोगेगा। श्रीमद् भगवत गीता के इस संदेश की प्रेरणा को मन में धारण कर भारत के शूरवीरों ने शत्रु को धूल चटाकर भागने को मजबूर कर दिया। कश्मीर कोई खिलौना नहीं, कश्मीर कोई खिलौना नहीं जो पाक उससे खेले, या कोई ताश का पत्ता नहीं जो हाथ बढ़ाए और ले ले। कश्मीर भारत की वो सीता है जिसे हमने नाजों से पाला और पोसा है, जिसके आगे रावण जैसे धूल चाटते हैं तो फिर पाक के नेता किस घाट के हैं। आहवेशु च ये सूरा भूम्यर्ते तक्त जीविताः राष्ट्रभक्ता कृतज्ञाश्च ते जनाः स्वर्गगामिनः। अर्थात जो युद्ध में शूरवीर है, मातृभूमि के लिए जो प्राण छोड़ देते हैं, राष्ट्र के जो भक्त हैं और जो कृतज्ञ हैं, अंत में वो इस स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। शहीदों के सम्मान के लिए अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि वतन पे जो फिदा होगा, वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा। रहेगी जब तलक दुनिया, रहेगी जब तलक दुनिया, यह अफसाना बयां होगा। शहीदों को सादर नमन। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। आपके ज्ञानवर्धक विचारों के लिए धन्यवाद। हम सभी को खुशी हो रही है कि आज हम सबके बीच में मुख्य अतिथि कर्नल राहुल भार्गव जी उपस्थित हैं। कर्नल राहुल भार्गव ने भारतीय सेना में इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल इंजीनियर्स कोर में 23 वर्ष तक सेवा की है। रक्षा सेवाओं के लिए हमारे देश के प्रमुख तथा कुलीन प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों पुणे स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी के माध्यम से आपका चयन किया गया था। भारतीय सेना में अपने करियर के दौरान उन्होंने टैंक से लेकर हेलीकॉप्टर तक के सभी सैन्य उपकरणों को इंजीनियरिंग सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 23 साल के साहसिक और पूर्ण कार्यों के बाद उन्होंने 2013 में रिटायरमेंट ले लिया और अब एक सफल उद्यमी हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आप अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर हमारे स्कूल के कारगिल विजय दिवस पर आयोजित समारोह के मौके पर पधारे। अतः इस मौके पर मैं सम्मान के साथ आपको आमंत्रित करना चाहता हूं ताकि आप अपने विचार हमारे साथ साझा करें। Thank you, Chirayu. Thank you very much for the introduction. Good morning, Principal Ma'am, teachers, parents and students. It is indeed it's a big honor for me to be present here and sharing some views about Kargil Divas, and I'm very thankful to you for inviting me. As has already been covered partially by a speaker before this, Kargil Divas is celebrated on 26th July for the major achievement which Indian Army and Armed Forces achieved while beating the Pakistani Army in 1999. So what I'll cover is, I will give you some insight of why it happened, what was the requirement for Pakistan to take such a massive step, how Indian Army was able to retrieve the positions which we had lost during the initial surge by Pakistan Army. And then I will also cover what are the likely scenarios in the following years which we have to face as an Indian citizen. So before that, I will take this opportunity to acquaint all the audience, especially the children who are our asset for nation building in the coming years, that armed forces is basically comprised of three divisions. One is the Indian Army, second is the Air Force, and third is the Indian Navy. So the selection is independent of all three. For Indian Army, the selection is through NDA after 12th class. Then you have selection through Indian Military Academy. Then there is a technical entry scheme. Then there is a short service scheme at OTA. So these are the four major intakes for Indian Army. Similarly, Air Force and Navy also have their own institutions who carry out training and train them for becoming
officers and GSOs and wars. So this as the background. I will now come to Kargil war as such. So we have to understand why it happened. Why did Pakistan actually take this major step? So since our independence in 47, 65, 71, and also during 80s when India managed to take over Siachen Glacier, Pakistan has always been wanting to take revenge, and they have not been able to come to terms of losing Bangladesh. So it is in their DNA to make sure that India as a country doesn't progress and it doesn't survive as a democratic country. So the aim in this particular war was to cut off the Leh Ladakh with the rest of the country. And once Ladakh and Kashmir were separate, then they could control the Siachen Glacier. Now, why is Siachen Glacier so important? Siachen Glacier is an area where China and Pakistan through the Karakoram Pass can meet up and create a huge problem for our country. So in 1980s, Indian Army preempted and took over Siachen Glacier. It is the highest battlefield in the world. So that is the importance of Siachen. And this particular operation by Pakistan was designed to take over Siachen. Now, what was the involvement? What was the magnitude? Somewhere in May 1999, the first signs of transgressions by Pakistan Army into line of control was noted by our long-range patrols, Indian Army long-range patrols, and local shepherds. So they are the intelligence who pass it on to army formations who are locally established there. And then it was realized that the magnitude of transgression was very huge, and they had come inside Indian line of control by almost 50 to 100 kilometers and taken over all the high mountain peaks which were overlooking Indian roads and Indian defenses. Now in army, this is a very strategic issue. In case somebody is overbearing you at a height and you have no defense against them, because they can at any time fire at you and create problems for your transportation, for your people who are surviving on rations and ammunition. So this was the reason why they wanted to take. Now, once Indian Army realized the kind of transgression, somewhere around 26th of mid-May, the Indian Army moved a huge amount of manpower to those areas. And by end of 27th May, Indian Air Force also joined the operations. In the initial fight with the Pakistanis, we even lost a MiG-21, in which Flight Lieutenant Nachiketa was captured by Pakistani forces, later on released. And subsequently, with the Indian Army getting, this was being fought at a very high altitude, at 12,000 feet and above. You know that at that height, oxygen is a big scarcity. Acclimatization is required. And unless you have acclimatized, your efficiencies come down to about 30 to 40% of your original. So all these terrain, the acclimatization, the weather, were all drawbacks on Indian Army. Plus, the Pakistani Army was always at higher heights, and that was a big advantage. But in traditions of Indian Army, where we have always served the motherland with aplomb, all these troops, young officers, they took upon them to make sure that no further transgression was there, and slowly and surely they started taking over all these peaks. So by 6th June, Indian Army had launched a major offensive, and by 9 June, they had captured 2 major peaks. So this was a big setback for Pakistan Army, because they were actually not
visualizing that Indian Army will be able to come back at them at so fast and so hard. So these operations continued. Then on 13 June, Indian Army had a huge success by capturing Tolodin. It was a major peak. And by this time, end of June, Pakistan had realized that it was a mistake trying this venture, and they begged US President Bill Clinton to intervene. US very categorically told them that first you withdraw back from line of control and come back to your own areas, and then subsequently we will negotiate with India. Now, during this period, intervening period, when Pakistan was at a dilemma of coming back and what to do, as well as losing so many troops, Indian Army took over more peaks, and they pounced on Pakistani forces and made sure that they withdrew very fast. So by 26 July, that is the last date, the fighting was declared as closed by Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. He declared this day as Vijay Diwas. Indian Army had taken over all the peaks which were initially lost to these transgressions and made sure that there was no enemy left in that area. For Pakistan, it was a huge setback. Why? Because unlike Indian Army, which is very disciplined and remains in the democratic value, Pakistan Army is independent of their leaders, their democracy, and whatever government setup they have. The Chief of Army Staff of Pakistan is the ab initio president. He is the one who's controlling everything. So their forces are not disciplined. They don't have any moral values. They may be very good fighters because we share lands together, but the biggest issue is that they don't have discipline, they don't have loyalty, and that is what makes them different from Indian Army. So Indian Army is the 4th largest in the world. Our Air Force and Navy is also huge, has a huge assets, and Indian Navy is a blue water Navy, and we are a very strong nation. I can assure you that nothing of what happened in Kargil will ever happen again, especially after having learned so many lessons. So serving in defense forces was an honor, and it is a very noble profession. I will at any moment unflinchingly rejoin army should an opportunity be present to me again. And with this, I hope you have got some input about Operation Vijay, and I like to close my session with you. Thank you very much. Jai Hind. धन्यवाद श्रीमान। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसि। इसी देश प्रेम के भाव को अपनी कविता में प्रस्तुत करने हेतु ऋत्विक जैन आपके सामने है। सुप्रभात, मेरा नाम ऋत्विक जैन है और आज मैं आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है देशभक्तों नमन। आज करता हूँ मैं देशभक्तों नमन, जहाँ पे खेला बचाया है तुमने वतन, जुल्म सहते रहे गोली खाते रहे, बीच लाशों के तुम मुस्कुराते रहे, कतरे कतरे से तुमने ये सींचा चमन। आज करता हूँ मैं देशभक्तों नमन। सांप बनकर जो आए थे डसने हमें, कुचला पैरों से तुमने मिटाया उन्हें, कर दिया पल में ही दुश्मनों का दमन। आज करता हूँ मैं देशभक्तों नमन। सर झुकाया नहीं, सर कटाते रहे, देख बलिदान दुश्मन भी जाते रहे, माँ ने बांधा था सर पे तुम्हारे कफन। आज करता हूँ मैं देशभक्तों नमन। आजादी की खातिर गवाही है जहाँ, हम सबको दिलाया सुकून का जहां। सर झुकाया नहीं, सर उठाते रहे, ताल कदमों की तुम है मिलाते रहे, कतरे कतरे से सींचा है तुमने वतन। आज करता हूँ मैं देशभक्तों नमन। आज करता हूँ मैं देशभक्तों नमन। धन्यवाद। बहुत ही अद्भुत कविता थी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभा को आगे बढ़ाते हुए अब मैं जया चौधरी को
आज का विचार प्रस्तुत करने के लिए बुलाना चाहूंगा। सुप्रभात, मैं जया चौधरी कक्षा 8द की विद्यार्थी आपके समक्ष आज का सुविचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्ये विघ्न विहिता विरमन्ति मद्याः, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, प्रारभ्य च उत्तम जनाः न परित्यजन्ति। अर्थात निम्न श्रेणी के लोग विघ्नों के भय से कार्य आरंभ ही नहीं करते, मध्यम श्रेणी के लोग कार्य आरंभ करके विघ्नों के भय से मध्य में ही छोड़ देते हैं। विघ्नों के बार बार आने पर भी उत्तम श्रेणी के लोग एक बार कार्य आरंभ करने के बाद कार्य को नहीं छोड़ते जब तक कि कार्य अपने परिणाम तक ना पहुंच जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं हमारी माननीय प्रधानाध्यापिका जी आपको आपकी सुंदर मुस्कान के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप आएं तथा अपने विचार हमारे साथ साझा करें। आज की सभा के मुख्य अतिथि कर्नल राहुल भार्गव जी, हमारे विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती रीटा पी तनेजा महोदया, उप प्राचार्य श्री रवि दत्त महोदया, मेरे साथी प्रधानाध्यापिका श्रीमती अंजना स्वामी जी, श्रीमती संध्या श्रृंगी जी और मेरे सहयोगी शिक्षकों को सम्मान पूर्वक अभिवादन तथा मेरे प्यारे विद्यार्थियों को मंगलमय सुप्रभात। सर्वप्रथम सम्मानीय कर्नल भार्गव महोदय, आपने सैनिक जीवन में प्राप्त अपने श्रेष्ठ अनुभवों को प्रेरक वाक्यों द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया और हमारे बच्चों का उत्साह बढ़ाया। इस हेतु मैं हमारे विद्यालय परिवार की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने अपने जीवन के लगभग 2.5 दशक का अमूल्य समय देश की सेवा में समर्पित किया। आप जैसे राष्ट्र के प्रति समर्पित व्यक्ति का सानिध्य पाकर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आदरणीय प्राचार्य महोदया, आपकी सादर उपस्थिति छात्रों के लिए उत्साहवर्धन करने वाली प्रेरक ज्योति है। आपके मार्गदर्शन से ही आज की इस प्रार्थना सभा का आयोजन सफलतापूर्वक संभव हो पाया है। इसके लिए हम सभी आपके अत्यंत आभारी हैं। हमें विश्वास है कि भविष्य में भी आप इसी प्रकार हमारा मार्गदर्शन करती रहेंगी। सम्माननीय उप प्राचार्य महोदय, आपकी स्नेहपूर्ण उपस्थिति ने हमारा और विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाया है। इसके लिए मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, सेना का जीवन किसी तपस्या से कम नहीं है। एक सच्चा सैनिक अपना घर बार परिवार और दोस्त यारों से दूर रहकर जिस निष्ठा और समर्पण के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है, उसकी दूसरी मिसाल खोजने से भी नहीं मिलती। आज इस सभा में उपस्थित हुए हैं जो कि भारत के जाबाज सैनिकों के समर्पण के प्रति एक श्रद्धांजलि है। यूं तो हम सभी भारतीय सैनिकों के इस महान बलिदान को केवल शब्दों के माध्यम से ही व्यक्त नहीं कर सकते हैं। फिर भी आज हम सभी ने देखा कि उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्रों द्वारा हिंदी माध्यम में आयोजित यह प्रथम प्रार्थना सभा अत्यंत प्रशंसनीय रहा और मन को ऊर्जित करने वाली थी। इस सभा में भाग लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी ने अपना अद्भुत प्रदर्शन किया। उसके लिए मैं इन सभी विद्यार्थियों को साधुवाद देती हूँ। मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस प्रार्थना सभा में भाग लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी का हिंदी और संस्कृत के माध्यम से आयोजित प्रार्थना सभा का यह प्रथम अनुभव है, जो कि पूर्णतया सफल रहा है। इस हेतु उनके सहयोगी शिक्षक और परिजन भी धन्यवाद के पात्र हैं। अंत में सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोगियों को धन्यवाद देते हुए उनके प्रति आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में निस्वार्थ सहयोग प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सभी से निवेदन है कि आप विद्यालय की प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएं। कृपया अपने हाथ जोड़ें और आंखें बंद करें और मन ही मन में मेरे साथ दोहराएं। करूं प्रार्थना मांगू मन्नत, यही अरज स्वीकार करो। शक्ति पुंज सा दिल में जलकर मन में तुम विश्वास करो। सतपथ से मत विचलित करना, कष्ट जो चाहे ज्यादा हो। आसमान से लक्ष्य दो ऊंचा, ऊंचा अधिक इरादा हो। माना ना खोने पाए मालिक, पर स्वाभिमान भरो। भाग्य से देना या मत देना, कर्म से दामन भर देना। बल बुद्धि विद्या देना हमको, दया भी दो मत डर देना। काम क्रोध मत मोह छुड़ाकर, प्रेम सुधा संचार करो। करो प्रार्थना मांगू मन्नत, यही अरज स्वीकार करो। अब ईश्वर सदा सर्वदा हमारे साथ रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।